अच्छे मार्शल पवित्र मैदान में बाहरी शिष्यों के बीच भी साधारण और विशिष्ट सदस्यों के बीच अंतर होता है। 10 गुना गुरुत्वाकर्षण के तहत 8 सीढ़ियां चढ़ना ही किसी को साधारण बाहरी शिष्य की श्रेणी में रखता है। हालांकि सभी 8 चरणों को पूरा करने पर विशिष्ट शिष्य की उपाधि प्राप्त होती है। कुलीन शिष्यों को कहीं अधिक संसाधन प्राप्त होते हैं। साधना में धन, साथी, तकनीक और वातावरण सभी आवश्यक हैं। इसलिए कई नए छात्र प्रतिवर्ष इस चुनौती को स्वीकार करने का प्रयास करते हैं, जिसका उद्देश्य विशिष्ट शिष्य बनना और एक यादगार कहानी बनाना होता है। जू जीमो गुरुत्वाकर्षण वाली सीढ़ियों पर कदम रखते ही बढ़ते दबाव को महसूस करने लगा। उसने अंगड़ाई ली और गहरी सांस छोड़ी। पहली सीढ़ी पर जुड़वा बहनें खड़ी थीं। जू जीमो ने उन पर एक नजर डाली। उसकी निगाहें पल भर के लिए उनकी छाती पर टिक गईं। क्या देख रहे हो? क्या तुमने पहले कभी खूबसूरत औरतें नहीं देखी? छोटी बहन जू मिंगमेंग ने अपने छोटे छोटे बाघ जैसे दांत दिखाते हुए और जू जिमो को घूरते हुए कहा। मैं साउथ गूज माउंटेन पर रहता हूँ। जू जिमो ने उनके कंधों पर 3 बार थपथपाते हुए कहा और फिर हंसते हुए दूसरे कदम की ओर बढ़ गया। उसका क्या मतलब है? जू मिंगमेंग ने अपनी बहन से पूछा। जू क्या नेक्सू ने अपने होंठ काटते हुए गुस्से से कहा। वह हमें अपना पता बता रहा है और हमारे कंधों पर 3 बार थपथपा रहा है। इसका मतलब है कि वह चाहता है कि हम आधी रात को साउथ गूज माउंटेन घूमने जाएं। बेशर्म, जू मिंगमेंग ने मुट्ठी भींचते हुए और शर्माते हुए कहा, जब वह जू जिमो की पीठ देख रही थी। जू जिमो ने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, जहां उसका सामना गाओ शियोंग नामक एक हटे कट्टे युवक से हुआ। मेरा नाम गाओ शियोंग है। आपसे मिलकर खुशी हुई, युवक ने अपना सिर खुजाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। मेरी माँ कहती थी कि मैं बचपन में जंगल में भूरे भालुओं से कुश्ती कर सकता था, इसलिए उन्होंने मेरा नाम गाओ शियोंग रख दिया। तुम तो बड़े ही जोशीले हो, जू जिमो ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहोगे? इसमें मेरा क्या फायदा है? गाओ शियोंग ने उत्सुकता से पूछा। जब मैं स्वर्ग की इच्छा पूरी करके महासम्राट बनूंगा, तो मैं तुम्हें अपना द्वितीय सेनापति बनाऊंगा। कैसा रहेगा? जू जिमो ने कहा। प्रथम जनरल का पद पहले से ही लिनरूहू के लिए आरक्षित था, लेकिन मैं भी ग्रैंड सम्राट बनना चाहता हूँ, गाओ शियोंग ने अपने बड़े सफेद दांत दिखाते हुए कहा। अगर तुम स्वर्ग की इच्छा के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा करोगे, तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, जू जिमो ने कहा। शायद मैं तुम्हें ही मार डालूं, गाओ शियोंग ने बेपरवाही से जवाब दिया। हाँ हाँ, दिलचस्प, वाकई दिलचस्प, जू जिमो दिल खोलकर हंसा, फिर गाओ शियोंग की ओर देखकर बोला, प्राचीन अत्याचारी भालू के वंशज होने के नाते तुम वाकई स्वर्ग की इच्छा के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य हो। अफसोस की बात है कि हम एक ही युग में हैं। गाओ शियोंग के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखें तेज हो गईं और उसने जू जिमो को देखा। उसके प्राचीन अत्याचारी भालू वंश के बारे में रहस्य था। जू जिमो को ये कैसे पता चला? चिंतन में डूबे गाओ शियोंग को पीछे छोड़कर जू जिमो 5वें चरण की ओर बढ़ गया। उसने अपने सामने खड़ी लड़की बेली शियाओ की ओर देखा, जो उसे ही देख रही थी। उनकी निगाहें मिली। मुझे उस समय की अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों पर वाकई पछतावा है, जू जिमो ने शांत भाव से कहा। लड़की ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी के भाव थे। हल्की हवा से झील की सतह पर लहरें उठ रही थी। विलो के पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं और पक्षी चहचहाते हुए उड़ रहे थे। कहानी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार नियंत्रण मेरे हाथ में है, जू जिमो ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर आत्मविश्वास और गरिमा से भरपूर होकर आगे बढ़ी। यान बहुई अपनी तलवार लिए एकदम सीधे खड़े थे, मानो कोई म्यान से बाहर निकली हुई तलवार हो। उसकी तलवार की आभा भयंकर थी। उसके सफेद कपड़े हवा में लहरा रहे थे, और उसके लंबे बाल पीछे बंधे हुए थे, जिनमें से लंटे उसके माथे के आधे हिस्से को ढके हुए थी। बदला लेना चाहते हो? जू जिमो ने सीढ़ी पर कदम रखते हुए और उस युवक के साथ आगे देखते हुए पूछा। अगर तुम हुआंग कबीले को नष्ट करने में मेरी मदद करोगे, तो मेरी जान तुम्हारी होगी, यान बहुई ने तेज निगाहों से जू जिमो की ओर मुड़ते हुए कहा। क्या सच्ची संतुष्टि के लिए आपको स्वयं अपने शत्रुओं का नाश नहीं करना चाहिए? जू जिमो ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर यान बहुई की आश्चर्यचकित निगाहों को अनदेखा करते हुए अंतिम सीढ़ी पर कदम रखा। उसकी आभा बेहद प्रभावशाली थी। उसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था और उसका बैंगनी वस्त्र उसके पीछे लहरा रहा था। उसने मुड़कर उन अनगिनत युवकों को देखा जो अभी भी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ऊपर चढ़ रहे थे। जू जिमो ने महान सम्राट जेनवू के बारे में सोचा, जिन्होंने एक बार स्वर्ग की इच्छा को धारण किया और शिखर पर खड़े होकर दुनिया को घोषणा की, स्वर्ग की इच्छा केवल मेरी है। कितना साहसिक बयान है, जू जिमो, तुम सचमुच असाधारण प्रतिभा के धनी हो, दरबार के एक वरिष्ठ सदस्य ने व्यंग्यपूर्वक कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उपप्रभु ने हमेशा तुम्हारा संरक्षण किया है। बुजुर्ग ने संकेत दिया कि जू जिमो की सफलता का श्रेय उनके पिता के उपप्रभु के पद और उपलब्ध संसाधनों को जाता है। भविष्य में दया की भीख मांगने का मौका गंवाने से सावधान रहना, जू जिमो ने बड़े की ओर देखते हुए शांत भाव से कहा।
बुजुर्ग के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने जू जिमो को गहरी नजरों से देखा, फिर कुछ नहीं कहा। जू जिमो द्वारा सभी 188 सीढ़ियां चढ़ने के बाद लिन रोहू भी कुछ देर बाद संघर्ष करते हुए ऊपर चली। यान बोहुई तलवार की आभा से घिरे हुए अंततः ऊपर उठे, उनकी तलवार गूंज रही थी। बेली शियाओ हालांकि बेहद प्रतिभाशाली नहीं थी, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए गुरुत्वाकर्षण के भीषण दबाव को सहन किया और अंततः शिखर पर पहुंच गईं। अन्य कोई भी शिष्य सभी 188 सीढ़ियां चढ़ने में सफल नहीं हुआ, हालांकि कई शिष्यों ने 8 सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयास किया। ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड की परीक्षा में 3 चरण होते हैं। तीनों चरण पूरे होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के अंकों का योग किया जाता है। शीर्ष 100 शिष्यों को बाह्य शिष्यों के रूप में संप्रदाय में प्रवेश दिया जाता है। दूसरे चरण में योग्यता का परीक्षण किया जाता है, जो मार्शल आर्टिस्टों के लिए महत्वपूर्ण है। साधारण प्रतिभा वाली महारानी होंगटियन ने भी सम्राट बनने के मार्ग पर कदम दर कदम खुद को बेहतर बनाया। ये संप्रदाय योग्यता को 9 स्तरों में विभाजित करता है, जिसमें स्तर 1 उच्चतम और स्तर 9 निम्नतम होता है। स्तर 4 या उससे ऊपर की योग्यता आमतौर पर स्वीकार्य है। जू जिमो ने इस चरण में भाग नहीं लिया। नर दमनकारी देवता के शरीर में विलीन हो जाने के कारण वह अपनी योग्यता को लेकर आश्वस्त था। गाओ शियोंग और यान बहुई दोनों की योग्यता का स्तर प्रथम था, बेली शियाओ का स्तर द्वितीय था और जुड़वा बहनों का स्तर तृतीय था। योग्यता का परीक्षण ज्ञानोदय पत्थर का उपयोग करके किया जाता है, जो इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से संशोधित किया गया एक दुर्लभ पत्थर है। ज्ञानोदय पत्थर के साथ योग्यता परीक्षण जारी रहा। सच्चे मार्शल पवित्र मैदान में प्रवेश करने वाले अधिकांश शिष्यों में तृतीय या चतुर्थ स्तर की योग्यता थी, और काफी संख्या में शिष्य प्रथम या द्वितीय स्तर की योग्यता वाले थे। जैसे ही परीक्षा समाप्त होने वाली थी, काले वस्त्र पहने एक युवक ने अपना हाथ ज्ञान के पत्थर पर रख दिया। तुरंत ही पत्थर से दीप्तिमान दाव रून्स प्रकट हुए और सुनहरी रोशनी आकाश में फैल गई। शाही स्तर की योग्यता, बाहरी दरबार के एक बुजुर्ग ने उत्साह से कहा। 10 साल हो गए जब हमने आखिरी बार किसी संप्रभु स्तर की योग्यता देखी थी, आंतरिक दरबार के एक बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि यह बेहद दुर्लभ नहीं था, फिर भी संप्रभु स्तर की योग्यता को प्रथम श्रेणी से भी ऊपर असाधारण रूप से मूल्यवान माना जाता था। युवक मानो अचंभित हुए बिना दूसरों से मिल रही प्रशंसा और सम्मान को आत्मसंतुष्ट भाव से स्वीकार कर लिया। तुम्हारा नाम क्या है? भीतरी दरबार के बुजुर्ग ने आगे बढ़ते हुए पूछा। शिष्य युबो, युवक ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। क्या तुम मेरे निजी शिष्य बनने को तैयार होगे? बुजुर्ग ने पूछा। भले ही तुम परीक्षा के बाकी चरणों में असफल हो जाओ, मैं फिर भी तुम्हें स्वीकार करूंगा। धन्यवाद गुरुजी, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, युबो ने कहा और तुरंत औपचारिक अनुष्ठान करने के लिए घुटने टेक दिए। पास खड़े शिष्य ईर्ष्या से देख रहे थे। युबो अभी अभी आया है और पहले ही दरबार के एक वरिष्ठ सदस्य के साथ जुड़ गया है। वह महानता की ओर अग्रसर है। सीनियर ब्रदर यू की प्रतिभा बेजोड़ है। तुम जैसे आम लोग कभी उनकी बराबरी नहीं कर सकते, किसी ने बीच में टोकते हुए उनकी प्रशंसा की। भाई सिमो, क्या हमें उसे भर्ती करने की कोशिश करनी चाहिए? लिन रोहो ने युबो की ओर देखते हुए पूछा। बस एक दिखावटी मस्खरा, जू सिमो ने सिर हिलाते हुए कहा। अपने पिछले जीवन में युबो ने थोड़े समय के लिए प्रसिद्धि का आनंद अवश्य उठाया था, लेकिन अस्थिर दृढ़ विश्वास के कारण वह अंततः साधारणता में खो गया। साधकों के लिए प्रतिभा की कमी को दूर किया जा सकता है, लेकिन दोषपूर्ण दाव हृदय वाला व्यक्ति कभी भी शिखर तक नहीं पहुंच सकता। मार्शल आर्टिस्टों के बीच ये कहावत प्रचलित है, अजय दाव हृदय से ही व्यक्ति शक्तिशाली बनने का अधिकार प्राप्त करता है। दूसरे परीक्षण के बाद तीसरे परीक्षण के शुरू होने से पहले समूह ने थोड़ी देर आराम किया। इस तीसरे परीक्षण में व्यक्ति के दाव हृदय, उनकी आध्यात्मिक स्पष्टता और आंतरिक इच्छा शक्ति का मूल्यांकन किया गया। ये संप्रदाय एक मायावी क्षेत्र बनाता था। शिष्य जितनी देर तक उस मायावी क्षेत्र में सचेत रहता था, उसका स्कोर उतना ही अधिक होता था। पूरे अंक प्राप्त करने के 2 तरीके थे। शुरुआत से ही भ्रम का प्रतिरोध करना अटूट दाव हृदय का प्रमाण है। भ्रम में पड़ना लेकिन उससे जागना लचीलापन और अपार क्षमता का प्रदर्शन है। कुछ देर आराम करने के बाद एक युवक सच्चे मार्शल सेक्रेड ग्राउंड के विशिष्ट नीले वस्त्र पहने हुए संप्रदाय से बाहर निकला। उनका चेहरा शांत था और उनकी आंखें लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हुई प्रतीत होती थी। वह क्यूई शान थे, जो संप्रदाय के 7वें महागुरु के प्रत्यक्ष शिष्य थे और फॉर्मेशन के महागुरु थे। क्यूई शान प्रसिद्ध 5 सन्स ऑफ मायरीड अरेज में मायावी अरेज के सबसे कुशल व्यक्ति थे। मैं तीसरा परीक्षण आयोजित करने जा रहा हूँ, चीशान ने उपस्थित शिष्यों से कहा। ये 7 भाव और 6 इच्छाओं का गठन है। आप इसका अर्थ जानते ही होंगे, इसलिए मैं आगे व्याख्या नहीं करूंगा। चीशान के हाथ आध्यात्मिक ऊर्जा से दमक रहे थे और वह विश्वसनीय गति से मुद्राएं बना रहा था। हर मुहर अंगूठे के आकार की थी। उसने कुछ ही सांसों में 100 मुहरें बना ली।
संरचनाओं में शक्ति स्तरों को सीढ़ों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। 10 मोहरें इक्वल्स प्रथम स्तर का गठन, 100 मोहरें इक्वल्स द्वितीय स्तर का गठन। सरणी की संरचना के अनुसार 100 मोहरों को रखने और उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करने के बाद सरणी सक्रिय हो गई। भीतरी भाग में हल्की धुंध छाई हुई थी, कोई भी अंदर का दृश्य नहीं देख पा रहा था। बाहर वह संरचना आध्यात्मिक ऊर्जा और उठती धुंध के साथ एक चमकते वृत्त का रूप धारण किए हुए थी। परीक्षण 15 मिनट तक चलेगा, इसके बाद मैं एरे को निष्क्रिय कर दूंगा, क्यू ईशान ने समझाया। शिष्य एक एक करके सभा में प्रवेश करने लगे, पालथी मारकर बैठ गए और अपने मन को शांत करने लगे। आइए हम भी शामिल हों और शो का आनंद लें, जूजीमो ने लिन रोहू से कहा। दोनों उस स्थान में प्रवेश करके बैठ गए। कोहरा उठा और उन्हें घेर लिया। बाकी लोग जल्दी ही भ्रम में पड़ गए, लेकिन जूजीमो पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस तरह की निम्न स्तरीय व्यवस्था उसके दिमाग को तब तक छू नहीं सकती थी जब तक वह खुद ऐसा न चाहे। उन्होंने संरचना का विश्लेषण किया। उनकी नज़र में इसमें कई खामियां थी, फिर भी द्वितीय स्तर की संरचना के लिए ये काफी अच्छी थी। जूजीमो ने आराम किया और धुंध को उसे भ्रम में खींचने दिया। अल्पविराम, सफेद धुंध ने उसे घेर लिया। फिर उसके कानों में चंचल हंसी गूंज उठी। कम कपड़े पहने कई महिलाएं मोहक अंदाज में पास आईं, सुडौल शरीर, लंबी टांगें, गीले काले बाल, मानो वे अभी अभी नहाकर निकली हों। इससे पहले कि वे उसके पास पहुंच पाते, जूजीमो ने अपना हाथ हिलाया और भ्रम को तोड़ दिया। घिसा पिटा और प्रेरणाहीन, सुंदरता फीकी पड़ जाती है, अंत में यह त्वचा के नीचे केवल हड्डियां ही रह जाती हैं। इसके बाद जोरदार जयकारे गूंज उठे। वह दुनिया के शिखर पर खड़ा था, उसके चारों ओर स्वर्ग की इच्छा का प्रकाश व्याप्त था। भव्य बैंगनी वस्त्र पहने हुए वह शाही शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। वह महान सम्राट थे, इस युग के सबसे शक्तिशाली सम्राट। नीचे असंख्य प्राणी उनके सामने घुटने टेककर उनकी पूजा कर रहे थे। चूंकि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मैं शिखर पर पहुंचूंगा। भ्रम में इसके बारे में सपने क्यों देखूं? उसने एक बार फिर भ्रम को तोड़ दिया। फिर दृष्टिकोण बदल गया। वह धरती पर रेंगने वाली चींटी बन गया। उसके ऊपर 10 महान सम्राट मंडरा रहे थे, जो दिव्य और भयानक थे। उनकी शक्ति से आकाश भी झुक जाता था, और उनकी आभाएं विनाशकारी थीं। जूजीमो, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? 10 महान सम्राट गरज उठे। वे विशालकाय, ईश्वरतुल्य प्राणी थे, जो आकाश को अपने कंधों पर उठाए बादलों पर विचरण कर रहे थे। उनका दबाव दम घोंटने वाला था। प्राचीन महान सम्राट गुजी, हाओ हान, फे यान, तियान क्यूई। पिछली पीढ़ियों के इन पूजनीय व्यक्तित्वों के सामने जूजीमो अविचलित रहे। शांत भाव से उन्होंने कहा, मैंने क्या अपराध किया है? भले ही आप स्वर्ग की इच्छा को धारण करें और उसके अनुसार कार्य करें, तो क्या हुआ? उस क्षण जूजीमो को जोर से चिल्लाने की तीव्र इच्छा हुई। हम साधक स्वर्ग को चुनौती देते हैं। कौन हमसे ऊपर उठने की हिम्मत करता है? आज मैं स्वर्ग को चकनाचूर कर दूंगा। मेरा भाग्य मेरे हाथ में है, स्वर्ग के हाथ में नहीं। लेकिन सोचने पर उसे यह कुछ ज्यादा ही नाटकीय लगा। आंखें सिकुड़ते हुए उसने अपनी पीठ से शैडो टायरेंट को बाहर निकाला। उसकी दुबली पतली आकृति ऊपर बैठे 10 सम्राटों को घूरते हुए मुस्कुराए। अगर मैं तुम्हें तुम्हारे दिव्य सिंहासनों से नीचे भी खींच लाऊं, तो क्या फर्क पड़ता है? वह हवा में उठा। शैडो टायरेंट 10,000 प्रकाश किरणों को प्रतिबिंबित कर रहा था और सम्राटों की ओर बढ़ते हुए दहाड़ रहा था। तूफान के बीच नायक उभरते हैं, दुनिया में प्रवेश करते हैं, समय तेजी से बीतता है। साम्राज्य मजाक में उठते और गिरते हैं, जीवन एक मदहोश सपने के समान है। शीशान ने अपने हाथ हिलाए, जिससे 7 भावनाओं 6 इच्छाओं का गठन धीरे धीरे गायब हो गया। धुंध छंट गई और जूजीमो के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह आकृति किसी व्यक्ति की गहरी इच्छाओं को जगा सकती है, जिससे उन चीजों का भ्रम पैदा हो सकता है जिनकी उन्हें सबसे ज्यादा लालसा होती है, जैसे शक्ति, धन, सौंदर्य या ताकत। वहां मौजूद कई युवक अस्त व्यस्त दिख रहे थे। उनके कपड़े बिखरे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और वे काफी दयनीय लग रहे थे। बेहतर स्थिति वाले लोगों के चेहरे भी पीले या लाल थे, और उनके शरीर पसीने से तर थे। रूह, तुमने उस मायाजाल में क्या देखा? जूजीमो ने उत्सुकता से पूछा। मैंने कई नग्न महिलाओं को देखा, लेकिन मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला, लिन रूह ने उत्तर दिया। मैंने खुद को स्वर्ग की इच्छा का वाहक बनते हुए, सम्राट बनते हुए भी देखा। लेकिन मुझे पता था कि इस जीवन का सम्राट आप होंगे, भाई जीमो, इसलिए मैंने मेरी पूजा करने वाले सभी लोगों को मार डाला। जूजीमो को एहसास हुआ कि इस तरह के भ्रम केवल किसी की इच्छाओं को उत्तेजित करते हैं, लेकिन लिन रूह में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। रूह, तुम्हें क्या पसंद है? जूजीमो ने उत्सुकता से पूछा। मुझे बस आपका अनुसरण करना अच्छा लगता है, भाई जीमो, लिन रूह ने एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया। स्पष्ट रूप से कहूं तो मेरी पसंद बिल्कुल सामान्य है, जूजीमो ने तुरंत स्पष्ट किया। मेरा मतलब वो नहीं था, लिन रूह ने जल्दी से कहा। मुझे पहले से ही कोई पसंद है। अरे,
कौन? जू जीमो हैरान रह गया। लिन रोहू आमतौर पर शांत और विनम्र दिखता था, किसने सोचा होगा कि उसके मन में ऐसी भावनाएं होंगी। सातवें ग्रैंड एल्डर की बेटी, लिन रोहू ने फुसफुसाते हुए कहा। जू जीमो ने हौंफते हुए कहा, ये तो बहुत डरावना है। वह सातवें बुजुर्ग की बेटी से पहले भी मिल चुका था और उसे रोहू के स्वाद के इतने अनोखे होने की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें उसमें क्या पसंद है? जू जीमो ने ये सवाल पूछना अनिवार्य महसूस किया। मुझे लगता है कि उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, लिन रोहू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मानो उसे कोई सुखद बात याद आ रही हो। मैं आपको ये काम सौंपता हूँ। जू जीमो ने चुपचाप सिर हिलाया और आगे कुछ न कहने का विकल्प चुना। वह बिल्कुल भेड़िया जैसा है। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। इसी क्षण आंतरिक दरबार के वरिष्ठ शिष्य ने शीर्ष 100 शिष्यों के नाम घोषित करना शुरू कर दिया। जिनके नाम पुकारे गए वे सभी बेहद प्रसन्न थे और गर्व और आत्मविश्वास के साथ खड़े थे। जैसे जैसे सूची अपने अंत के करीब पहुंची, शेष युवा हताश दिखने लगे, उनकी साल भर की उम्मीदें चकनाचूर हो गई थी। जो लोग संप्रदाय में प्रवेश नहीं पा सके, वे हिम्मत न हारें। साधना का मार्ग असफलताओं से भरा है, सफलता मिलना दुर्लभ है, आंतरिक दरबार के वरिष्ठ ने सांत्वना देते हुए कहा। आप अगले साल फिर से प्रयास कर सकते हैं या अन्य संप्रदायों में शामिल होने पर विचार कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा विकल्प है। पश्चिमी क्षेत्र में सच्चे मार्शल पवित्र स्थल के अलावा कई अन्य संप्रदाय भी थे। हालांकि हर पहलू में ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड सबसे शक्तिशाली था। इसके बाद आंतरिक दरबार के वरिष्ठ सदस्य ने 100 नए शिष्यों को एक प्रेरणादायक भाषण दिया। संक्षेप में कहें तो ये संप्रदाय मेरा समर्थन करता है और मैं इस संप्रदाय का समर्थन करता हूँ। भाषण के बाद बुजुर्ग ने एक षड्भुजाकार क्रिस्टल निकाला। इसकी सतह दर्पण की तरह चिकनी और चमकदार थी, जो तारों की रोशनी से जगमगा रही थी। उन्होंने इसका उद्देश्य नहीं बताया, बस सभी को पंक्तिबद्ध होने और बारी बारी से उस पर हाथ रखने का निर्देश दिया। ये किस लिए है? लिन रोहू ने दूर से उत्सुकतापूर्वक पूछा। द लेगेसी क्रिस्टल, जू जीमो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने इस क्षण की प्रत्याशा कर रखी थी। ये सच्चे मार्शल पवित्र मैदान के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी और वह क्षण था जब बेली शियाओ वास्तव में उच्च पद पर पहुंचे। फिर भी जू जीमो ने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि उन्हें घटित हो रही घटनाएं बहुत ही रोचक और सुंदर लगी। वह इतना सुंदर था कि वह दूसरों की उम्मीदों को तोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक एक करके युवकों ने क्रिस्टल पर हाथ रखा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। दरबार के वरिष्ठ सदस्य शांत रहे, क्योंकि उन्हें इस परिणाम की उम्मीद थी। महारानी के लिए उत्तराधिकारी चुनना आसान नहीं है। कतार छोटी होती गई। यान बहुई, गाओ शियोंग और यहाँ तक कि जुड़वा बहनें भी असफल रहीं। सामने का दृश्य देखकर सब लोग स्तब्ध रह गए। चिकना क्रिस्टल धीरे धीरे गायब हो गया और उसके भीतर से एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। ये छाया मानो आकाश और पृथ्वी को पार कर रही थी, समय और भाग्य की नदी को चीरती हुई। सब कुछ एकदम शांत हो गया, सन्नाटा छा गया। विशाल शाही शक्ति ने पूरे आदिम हृदय भूमि को अपनी चपेट में ले लिया। उस क्षण, चाहे वे अनगिनत वर्षों तक साधना करने वाले प्राचीन अधिपति हो या अद्वितीय प्रतिभा वाले विलक्षण प्रतिभावान, वे सभी इस जबरदस्त आभा से स्तब्ध रह गए। उनकी निगाहें सहज रूप से सच्चे मार्शल पवित्र स्थल की दिशा में खींच गईं। ये तो महारानी है, किसी ने चिल्लाकर कहा, और संप्रदाय के सभी सदस्य तुरंत घुटनों के बल बैठ गए, श्रद्धापूर्वक आकाश में प्रकट हुई आकृति को निहारने लगे। घने कोहरे में लिपटी उस छाया से असीम प्रकाश निकल रहा था, जिसने महारानी का चेहरा छिपा रखा था। कोई भी उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। दरबार के एक वरिष्ठ सदस्य ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही और हैरानी से बोला, महारानी की उत्तराधिकारी वही है जिसे महारानी ने चुना है। परछाई ने इस दुनिया पर एक नजर डाली। समय और स्थान मानो थम से गए, जब वह चांदी की रोशनी की किरण में परिवर्तित हुई और अदम्य गति से सीधे बेली शियाओ के शरीर में जा घुसी। फिर सबने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी, बूम, और विरासत का क्रिस्टल चकनाचूर हो गया। उसके भीतर से एक संपूर्ण कंकाल बाहर निकला। वह चांदी जैसी चमक बिखेर रहा था और उसके चारों ओर चंद्रमा के प्रकाश की किरणें फैली हुई थी। विशाल दिव्य शरीर, एक चौंके हुए बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा, यह महारानी का दिव्य दिव्य शरीर है। जब वह स्वर्ग में गई तो इसे अपने साथ नहीं ले गई, इसे वहीं छोड़ आई। सभी लोग अविश्वास से स्तब्ध रह गए। जो लोग इस बारे में जानते थे, वे इस अवसर की विशालता को भली भांति समझते थे। सोअरिंग इमॉर्टल फिजिक, जो 100 बैटल फिजिक में 7वें स्थान पर था, गति के लिए सर्वश्रेष्ठ फिजिक के रूप में जाना जाता था। ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड के 4 सम्राटों में से केवल ग्रैंड एम्प्रेस ने ही सोअरिंग इमॉर्टल फिजिक प्राप्त की थी। ग्रैंड सम्राट जेन वू ने 15वें रैंक की ट्रू मार्शल स्वॉर्ड फिजिक प्राप्त की थी। अन्य 2 सम्राटों ने स्वर्ग की इच्छा को धारण करने के बावजूद कभी भी कोई शारीरिक शक्ति प्राप्त नहीं की। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि महारानी होंगटियन अपने पौराणिक काया को पीछे छोड़ जाएंगी। सोअरिंग इमॉर्टल फिजिक बेली शियाओ के शरीर में समाहित हो गया
और वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ी। जू जीमो उस दर्द को समझ गया। ये पूरे शरीर के पुनर्निर्माण की पीड़ा थी। बुजुर्ग शियाओ युएक्सुआन ने उसे प्रोत्साहित करने के लिए तुरंत हवा से नीचे उतरकर कदम रखा। श्याओ, हिम्मत रखो, यही तुम्हारे भाग्य को बदलने का मौका है। तुम्हें इसे सहना ही होगा, उसने कहा। सबकी चिंतित निगाहों के बीच बेली शियाओ धीरे धीरे शांत हो गई। वह पालथी मारकर बैठ गई, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित किया और धीरे धीरे सांस छोड़ी। चाची, बेली जियो ने जियो युक्सुआन को देखते ही अभिवादन किया। तुम बालक सचमुच भाग्यशाली हो, जियाओ युक्सुआन ने संतोष से कहा। तुम्हें महारानी की विरासत मिली है और तुम सोआरिंग इमोर्टल फिजिक्स से जुड़ गए हो। इस जीवन में तुम स्वर्ग की इच्छा के। मैं कड़ी मेहनत करूंगी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी, बेली शियाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। नए शिष्यों के लिए प्रवेश परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और बेली शियाओ पूरे आयोजन की एकमात्र नायिका बन गई थी। जू जीमो को अब आधिकारिक तौर पर ट्रू मार्शल सेक्रेट ग्राउंड के बाहरी दरबार का शिष्य माना जाता था। संप्रदाय के नियमों के अनुसार सभी बाहरी शिष्यों को हर महीने 3 संप्रदाय मिशन पूरे करने होते थे। इस संप्रदाय में एक मिशन कक्ष था जहां शिष्य मिशन स्वीकार करते और प्रस्तुत करते थे। जू जीमो ने इस बात की परवाह नहीं की कि इस मुकदमे ने संप्रदाय में कितना सदमा पहुंचाया है। वह बस लिन रूहू को अपने साथ मिशन कक्ष में ले गया। मिशन स्वीकार करने से लेकर उसे पूरा करने तक सभी लेन देन मिशन कक्ष में ही होते थे। इसलिए जब जू जीमो वहां पहुंची तो हमेशा की तरह वह जगह बेहद भीड़भाड़ वाली थी। इसे एक चहल पहल भरा बाजार कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कार्य काउंटर पर लंबी कतार लगी हुई थी। जू जीमो को इंतजार करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी, इसलिए वह सीधे आगे की ओर चला गया। एक शिष्य पहले से ही काउंटर पर मौजूद था और मिशन स्वीकार करने की कोशिश कर रहा था। मुस्कुराते हुए उसने काउंटर पर मौजूद वरिष्ठ भाई से कहा, वरिष्ठ भाई, मैं एक मिशन पर जाना चाहता हूँ। काउंटर के पीछे खड़े युवक ने बिना ऊपर देखे पूछा, तुम्हारा साधना स्तर क्या है? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, आत्मा मध्याह्न क्षेत्र का 5वां चरण। स्पिरिट मेरिडियन दायरे में आप केवल लेवल 5 के मिशन ही ले सकते हैं, युवक ने उदासीनता से जवाब दिया और एक लकड़ी का टोकन फेंक दिया। बाहरी प्रांगण के शिष्य ने टोकन पकड़ा और उस पर लिखे विवरण पढ़े। उसके चेहरे पर भाव बदल गए और उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, क्या मैं किसी दूसरे स्तर 5 के मिशन पर जा सकता हूँ? मिशन चैम्बर में दिए जाने वाले कार्य विविध प्रकार के थे, जिनमें जानवरों का वध करना, डाकुओं का सफाया करना, कारवां की सुरक्षा करना और दुर्लभ अयस्कों का खनन करना शामिल था। कुछ आदेश संप्रदाय के वरिष्ठों द्वारा जारी किए गए थे, जबकि अन्य बाहरी लोगों द्वारा। जब तक कोई आध्यात्मिक क्रिस्टल पुरस्कार मिलता था और कार्य से दूसरों को कोई नुकसान नहीं होता था, तब तक उसे पोस्ट किया जा सकता था। उसे जो आदेश मिला उसमें एक जानवर को मारना शामिल था। काउंटर के पीछे खड़े युवक ने भौहें चढ़ाकर डांटते हुए कहा, क्या तुम चुन चुनकर काम करना चाहते हो? अगर मैं सारे आसान काम तुम्हारे जैसे लोगों को दे दूं, तो बाकी काम कौन करेगा? बाहरी शिष्य पीछे हट गया, आगे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। इन कार्य वितरकों के पास वास्तविक शक्ति थी। यदि वे नाराज हो जाते तो वे आपको हर बार सबसे कठिन मिशन सौंप सकते थे और आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता था। जू जीमो ने मुस्कुराते हुए बाहरी शिष्य के कंधे पर थपथपाया। अरे भाई, क्या मैं लाइन में आगे आ सकता हूँ? तुम कौन हो? बाहरी शिष्य ने तेवर चढ़ाते हुए पूछा। क्योंकि जू जीमो आमतौर पर साउथ गूज माउंटेन पर रहते थे, इसलिए उनके कई आंतरिक और बाहरी शिष्य उनसे परिचित नहीं थे। इससे पहले कि जू जीमो जवाब दे पाता, पीछे से एक अन्य शिष्य ने अचानक बाहरी शिष्य को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो, ये हमारे उप प्रमुख वरिष्ठ भाई जू जीमो के पुत्र हैं। अगर ये तुम्हारे आगे आ जाएं, तो समझ लो कि ये तुम्हें पसंद करते हैं। कृतघ्न मत बनो। बाहरी शिष्य के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। उसने झटपट माफी मांगी और वहां से भाग गया। जू जीमो ने अपने लिए बोलने वाले शिष्य की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, आपका नाम क्या है? मैं झांग गोलिन, सीनियर ब्रदर हूँ। आप मुझे लिटिल गुई कह सकते हैं, शिष्य ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। बुरा नहीं है, नन्हे गुई। अब से मेरे साथ रहना, जू जीमो ने हंसते हुए कहा। हालांकि उन्हें चापलूस खास पसंद नहीं थे, लेकिन छोटी मोटी बातों को संभालने के लिए एक चमचा होना कभी नुकसानदायक नहीं होता था। मुझे आपके साथ सेवा करने का सम्मान देने के लिए धन्यवाद, सीनियर ब्रदर, झांग गुइलिन मुस्कुराई। शायद आपको पता न हो, लेकिन मैं लंबे समय से आपकी प्रशंसक रही हूँ, एक अंतहीन बहती नदी की तरह, अनियंत्रित रूप से उफान मारती पीली नदी की तरह। फिर उसने काउंटर पर हाथ पटका और काम बांटने वाले पर चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग इतनी देर क्यों लगा रहे हो? सीनियर ब्रदर जू यहाँ एक मिशन लेने आए हैं, अच्छे लोगों को भेजो। जू जीमो मिशन हॉल के पास पहुंचे, जहां प्रभारी युवक क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। फिर उसने जल्दी से जू जीमो के लिए चुनने के लिए लकड़ी की पट्टियों का एक ढेर मेज पर रख दिया।
अपने बगल में लिटिल गोई के दबंग रवैये को देखकर जू जीमो ने हस्तक्षेप नहीं किया। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप मुझे कुछ अनरेटेड मिशन दिखा सकते हैं? सच्चे मार्शल पवित्र मैदान में बाहरी लोगों द्वारा दिए गए मिशनों का खतरा कभी कभी जारीकर्ताओं के लिए भी अज्ञात होता था। ऐसे कार्यों को निर्धारित श्रेणी में रखा जाता था। इन मिशनों को पूरा करने वाले शिष्यों को मिशन की कठिनाई के आधार पर पुरस्कार प्राप्त होते थे। युवक ने सिर हिलाया और लकड़ी की पट्टियों का एक और ढेर निकालते हुए चेतावनी दी, वरिष्ठ भाई जो, इन कार्यों में खतरे का स्तर अनिश्चित है। कृपया सोच समझकर चुनाव करें। जू जीमो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, उनमें से छानबीन की और एक का चयन किया। चुने गए मिशन में यह बताया गया था कि 10 माइल टाउन में लॉर्ड हू के घर में हाल ही में भूत प्रेत का प्रकोप हो रहा था और वे उस दुष्ट आत्मा को पकड़ने के लिए कुशल मार्शल आर्टिस्टों की तलाश कर रहे थे। पट्टिका हाथ में लिए जू जीमो मिशन हॉल से निकल पड़े। रास्ते में लिन रोहू ने उत्सुकता से पूछा, भाई सीमो, क्या इस दुनिया में सचमुच भूत होते हैं? जू जीमो ने हंसते हुए जवाब दिया, ये भूत की आपकी परिभाषा पर निर्भर करता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले भूत मौजूद नहीं होते, लेकिन मनुष्यों द्वारा बनाए गए भूत मौजूद होते हैं। इसी बीच ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड के मुख्य हॉल में वाइस लॉर्ड जू किंगशान और 7 ग्रैंड एल्डर्स ने बैठक की। ओ प्रभु, मेरा मानना है कि हमें और अधिक संसाधन आवंटित करने चाहिए, छठे महान एल्डर जियाओ योक्सुआ ने प्रस्ताव रखा। जियाओ एर को महारानी की विरासत प्राप्त है और उसके पास सोअरिंग इमॉर्टल फिजिक है। वह निसंदेह स्वर्ग की इच्छा के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य है। शायद इस युग में हमारा संप्रदाय एक और महारानी के उदय का साक्षी बन सकता है। छठे महागुरु, आप अपनी भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी होने दे रहे हैं, प्रथम महागुरु ने बीच में कहा। स्वर्ग की इच्छा को इतनी आसानी से चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा बेली शियाओ ने अभी हाल ही में हमारे संप्रदाय में शामिल हुआ है और उसमें अपनेपन की भावना का अभाव है। तो फिर आप क्या सुझाव देते हैं? जियाओ युएक्सुआन ने शांत भाव से पूछा। प्रथम ग्रैंड एल्डर ने कहा, यू एर हमारी वर्तमान पीढ़ी में सबसे प्रतिभाशाली है, जिसमें संप्रभुता की स्पष्ट क्षमता दिखाई देती है। उसका पालन पोषण हमारी देखरेख में हुआ है, जिससे वह साधना के लिए एक विश्वसनीय उम्मीदवार बन गया है। मेरा मानना है कि मेरा शिष्य जियाओ शिंगहे भी एक मजबूत दावेदार है, दूसरे ग्रैंड एल्डर ने कहा। श्याओ शिंगहे अनुपयुक्त है। अफवाहें बताती है कि वह अक्सर महिला शिष्यों को नहाते हुए छुपकर देखता है, जो उसके संदिग्ध चरित्र का संकेत है, प्रथम ग्रैंड एल्डर ने भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया। दूसरे महागुरु चुप हो गए, अपने शिष्य का बचाव करने के बारे में सोचने लगे। उन्हें ये स्वीकार करने का मन हुआ, मैं ही शिष्यों को नहाते हुए छुपकर देखता हूँ, इसका मेरी शिष्या से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भविष्य में होने वाले दुष्परिणामों के डर से उन्होंने अपना विचार बदल दिया। आखिर कहावत तो यही है, एक बार गुरु हमेशा पिता, और पिता द्वारा लिए गए कर्ज को पुत्र ही चुकाता है। इस तर्क के साथ दूसरे ग्रैंड एल्डर को अधिक सहज महसूस हुआ और उन्होंने अपने शिष्य को फंसाने के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया। सातवें ग्रैंड एल्डर, आपकी क्या राय है? जू किंगशान ने कोने में चुपचाप बैठे व्यक्ति की ओर मुड़ते हुए पूछा। सातवें ग्रैंड एल्डर में विद्वत्ता का भाव झलकता था, जो उन्हें एक विद्वान सज्जन के समान दर्शाता था। भूरे रंग के वस्त्र पहने और बालों को जूड़े में बांधे हुए, उनमें किसी प्रकार का दबदबा नहीं था, वे एक साधारण शिक्षक की तरह दिखते थे। सातवें ग्रैंड एल्डर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे बेली शियाओ की प्रतिभा बहुत प्रभावशाली लगी। यदि वह आगे की परीक्षाओं में सफल होती है, तो वह महत्वपूर्ण साधना की हकदार है। मैंने सुना है कि दिव्य सूर्य पवित्र भूमि ने अपने पवित्र पुत्र और पवित्र पुत्री का चयन कर लिया है और उन्हें स्वर्ग की इच्छा के लिए प्रतिस्पर्धा करने की तैयारी कर रहे हैं। हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। ये सुनकर जियाओ युएक्सुआन मुस्कुराए और बोली, सातवें ग्रैंड एल्डर, आपके शिष्य 5 सन्स ऑफ मायरेडा रेस भी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं। जियाओ एर से किसी भी तरह कम नहीं है। वे उपयुक्त नहीं हैं। सातवें ग्रैंड एल्डर ने बिना कुछ विस्तार बताए सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। पवित्र पुत्र और पवित्र पुत्री के चयन में अत्यंत सावधानी बरतनी होगी, जू किंगशान ने सोचा। चूंकि हम आम सहमति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो चलिए एक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। मैं असहमत हूँ, जियाओ युएक्सुआन ने आपत्ति जताई। जियाओ एर ने अभी हाल ही में मार्शल कला का अभ्यास शुरू किया है, ऐसी प्रतियोगिता उसके लिए अनुचित होगी। छठे महागुरु, निष्पक्षता एक सापेक्ष अवधारणा है, जू किंगशान ने जवाब दिया। इसके अलावा बेली शियाओ को महारानी की विरासत मिली है, शायद उसे कोई नुकसान न हो। मैं तत्काल प्रतियोगिता का सुझाव नहीं दे रहा हूँ। 6 महीने में हमारा संप्रदाय 7 पवित्र मैदानों की प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। हम उस प्रतियोगिता के परिणामों के आधार पर पवित्र पुत्र और पवित्र पुत्री का चयन कर सकते हैं। आखिरकार हमें कई कारकों पर विचार करना होगा, न कि केवल जन्मजात प्रतिभा पर। ये जानते हुए कि प्रतियोगिता 6 महीने दूर थी, जियाओ युएक्सुआन ने समय सीमा को उचित समझा और सहमति दे दी।
मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अन्य बुजुर्गों ने भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद जू किंगशान ने जू जीमो को ग्रीन माउंटेन पर बुलाया। बेली शियाओ नाम की लड़की के बारे में आपके क्या विचार हैं? जू किंगशान ने पूछा। वह कोई खास नहीं है, जू जीमो ने अपने पिता के इशारे को समझते हुए जवाब दिया। मैंने छठी ग्रैंड एल्डर से चर्चा की है और हमने उसका विवाह आपसे तय करने का निर्णय लिया है, जू किंगशान ने थोड़ी देर रुकने के बाद कहा। जैसा कि उम्मीद थी, जू जीमो ने सोचा, अपने पिछले जीवन के परिचित पैटर्न को पहचानते हुए। अपने पिछले जन्म में बेली शियाओ से उनकी पहली मुलाकात तब हुई जब उन्होंने महारानी की विरासत संभाली। वे उनकी सुंदरता, व्यवहार और प्रतिभा से मोहित हो गए। जब उनके पिता ने उनकी सगाई का प्रस्ताव रखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। बेली शियाओ ने बिना किसी आपत्ति के सहमति दे दी, जिससे सब कुछ स्वाभाविक लगा। हालांकि बाद में जू जीमो को एहसास हुआ कि वह उसके खेल में महज एक मोहरा था। वह उससे मोहित हो गया, लगातार उसके आसपास मंडराता रहता, जबकि वह उदासीन बनी रही। जब भी वह निराश होकर हार मानने का सोचता, बेली शियाओ आशा की एक किरण दिखाती और उसके प्यार को फिर से जगा देती। उसने बड़ी आसानी से उसे अपने वश में कर लिया। छठे ग्रैंड एल्डर की भतीजी और जू जीमो की मंगेतर होने के नाते उसने जू किंगशान के प्रभाव का लाभ उठाया। उसने संप्रदाय के संसाधनों का उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किया। अपने लक्ष्य हासिल करने के बाद उसने अचानक अपनी सगाई तोड़ दी और अपने प्रेमी चुयांग के पास वापस भाग गई। पवित्र युद्धभूमि तो उसकी महत्वाकांक्षी यात्रा में महज एक पड़ाव थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक साधारण से गांव की लड़की इतनी बड़ी आकांक्षाएं पालेगी। अपने निराशाजनक अतीत पर विचार करते हुए जू जीमो के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। वह मेरे टाइप की नहीं है, जू जीमो ने वर्तमान में लौटते हुए जवाब दिया। तो फिर आपको किस तरह के लोग पसंद हैं? जू किंगशान ने पूछा। मुझे ऐसा व्यक्ति पसंद है जो गा सकता हो, नाच सकता हो, रैप कर सकता हो और बास्केटबॉल खेल सकता हो, जू जीमो ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। अपने पिता के गंभीर होते चेहरे को देखकर जू जीमो ने तुरंत कहा, मैंने सच में शादी के बारे में नहीं सोचा है। कृपया अरेंज मैरिज या बिचौलियों की बात न करें। आजकल लोग स्वेच्छा से प्यार करने में विश्वास रखते हैं। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? जू किंगशान ने कहा। बेली शियाओ को संप्रदाय से भरपूर समर्थन मिलना तय है और वह स्वर्ग की इच्छा के लिए प्रतिस्पर्धा भी कर सकती है। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। और प्रेम, खैर, वह समय के साथ बढ़ता है। ओह, सच में? तो समय के साथ आपका और मेरी माँ का प्यार भी बढ़ता गया? जू जीमो ने पूछा। बिल्कुल नहीं, जू किंगशान ने तुरंत जवाब दिया। ये पहली नजर का प्यार था, बसंत की हवा, नदी किनारे के विलो के पेड़, एक आकर्षक युवक, एक सौम्य युवती। ये मैं और तुम्हारी माँ थे। खैर, मैं भी पहली नजर में प्यार पाना चाहती हूँ, जू जीमो ने कहा। क्या तुम महान सम्राट बनना चाहते हो? जू किंगशान ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीरता से पूछा। कौन महान सम्राट नहीं बनना चाहता? जू जीमो ने पलटवार किया। ठीक है, जू किंगशान ने रुककर कहा, तो फिर आगे बढ़ो। 6 महीने में हमारा संप्रदाय 7 पवित्र स्थलों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित करेगा। अभी से तैयारी शुरू कर दो। अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर पवित्र पुत्र घोषित कर दूंगा। सच कहें तो जूजीमो को पवित्र पुत्र बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसने सिर हिलाया और ग्रीन माउंटेन से चला गया। अल्पविराम बाद में वह लिन रोहू और लिटिल गुई को लेकर 10 माइल टाउन की ओर चल पड़ा। सबसे पहले वे 20 टैमिंग पवेलियन में रुके, प्रत्येक ने एक सोअरिंग सेंट हाउस किराए पर लिया और फिर पूरी ताकत के साथ ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड से निकल पड़े। वसंत ऋतु थी, सड़क किनारे लगे विलो पेड़ों में नई कलियां फूट आई थीं और हर जगह फूल खिले हुए थे। हल्की हवा चल रही थी जिससे धूल उड़ रही थी। इसी बीच सनशाइन विलेज में मार्शल आर्ट के मंच पर एक भयंकर प्रतियोगिता चल रही थी। चू यांग का सामना एक युवा प्रतिद्वंद्वी से हुआ। उसने अपनी वांडरिंग ड्रैगन स्वॉर्ड निकाली और ओल्ड मो द्वारा सिखाई गई 13 शेडो स्ट्राइक्स का प्रदर्शन किया। लंबी तलवार हवा में गूंजती हुई गुजरी, जिससे 13 परछायां उत्पन्न हुई जो उसके प्रतिद्वंद्वी की ओर वार करती हुई आगे बढ़ी। उसके सामने खड़ा लड़का 2 तलवारें पकड़े हुए था और हमलों की बौछार को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था। धीरे धीरे पीछे हटते हुए वह लगभग चबूतरे के किनारे तक पहुंच गया। चू यांग की आंखों में एक चमक कौंधी। तलवार के वार तेज हो गए और उसने मौका पाकर अपने प्रतिद्वंद्वी को मंच से बाहर धकेल दिया। मैं घोषणा करता हूं कि सनशाइन विलेज की मार्शल प्रतियोगिता का विजेता चू यांग है, मास्टर मो ने गर्व से कहा। उसने इस लड़के को आगे बढ़ते हुए देखा था, जो कभी इतना कमजोर था कि बुनियादी घुड़सवारी की मुद्रा भी नहीं बना पाता था, अब स्पिरिट मेरिडियन दायरे के 5वें चरण में है और सनशाइन विलेज के शीर्ष युवा योद्धाओं में से एक है। और इसमें महज कुछ ही सप्ताह लगे थे। चू यांग शांत और संयमित रहा, अपनी प्रगति के बावजूद कभी अहंकारी नहीं हुआ। भविष्य उज्जवल दिख रहा था। अल्पविराम, मास्टर मो, मुझे लगता है कि अब मेरे लिए सनशाइन विलेज छोड़ने का समय आ गया है।
मेरा ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चू यांग ने मैच के बाद गंभीरता से कहा। मास्टर मो एक पल के लिए ठहर गए, फिर मुस्कुराए। बात समझ में आती है। मुझे पहले से ही इसका अंदाजा होना चाहिए था। एक छिपा हुआ ड्रैगन हमेशा उभरता है। एक दिन तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों को छूना है। ये छोटी सी जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे बस यह नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी इससे आगे निकल जाओगे। तुम अब तक के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, यहाँ तक कि शाही शहर के कुलीन उत्तराधिकारियों से भी कहीं बेहतर। मैं कहीं भी जाऊं, मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैं सनशाइन विलेज से हूँ। चू यांग ने दृढ़ता से कहा। अच्छा, बहुत बढ़िया, मास्टर मो ने गर्मजोशी से कहा। क्या आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं दुनिया देखने के लिए उत्तर की ओर शाही राजधानी जाने की सोच रहा हूँ, चू यांग ने जवाब दिया। जब मैं जवान था तब मैं प्रोफाउंड ओरिजिन सिटी में काम करता था। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं वहाँ किसी की सिफारिश कर सकता हूँ, मास्टर मो ने कहा। अच्छा लगा। मैं वैसे भी शाही राजवंश जाते समय प्रोफाउंड ओरिजिन सिटी से होकर गुजरूंगा, चू यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर मो ने एक जेड पेंडेंट का आधा हिस्सा निकाला और चू यांग को देते हुए कहा, इसे प्रोफाउंड ओरिजिन सिटी के सैन्य शिविर में ले जाओ। डू तियानयन नाम के एक व्यक्ति को ढूंढो। बस उसे बता देना कि तुम मो तियानकी के भतीजे हो, वह समझ जाएगा। चू यांग ने जेड स्वीकार किया और उन्हें हार्दिक धन्यवाद दिया। मास्टर मो हंसे और उन्हें विदा करते हुए बोले, जाओ। बाहर की दुनिया तुम्हारी सोच से कहीं बड़ी है। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। अल्पविराम। अगली सुबह भोर होते ही, आसमान के हल्का पीला होने से पहले ही, चू यांग ने अपना सामान पैक कर लिया था। वह रात के आखिरी धुंधले बादलों के बीच चलते हुए सनशाइन विलेज से निकल गया। लड़का पीछे मुड़कर उस गांव को देखने लगा जिसे वह 10 साल से अधिक समय से अपना घर कहता आ रहा था। एक साधारण सी जगह, जो वर्षों से हवा और बारिश के बावजूद मजबूती से खड़ी थी। उनकी आंखों में लगाव और अनिच्छा दोनों भाव झलक रहे थे। छोटे यांग, घूरना बंद करो, हमें जाना होगा, एल्डमो की आवाज उसके कानों में गूंजी। चू यांग मुड़ा, अपना थैला कंधे पर उठाया और धीरे धीरे दूर क्षितिज की ओर चल पड़ा। एल्डमो, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी व्यक्ति या किसी चीज के बारे में सोचना बंद न कर पाए हो? इतनी कम उम्र में ही इतनी कविताएं बोलने लगे हो, बूढ़े ने हंसते हुए कहा। फिर कुछ पल चुप रहने के बाद उसने पूछा, क्या तुम जानते हो कि अकेले ही महान मार्ग पर चलने का क्या अर्थ होता है? ग्रैंड दाव पर अकेले चलना है, चू यांग ने उलझन में पूछा। युद्ध पथ के शिखर पर अकेलापन होता है, वीरांगी होती है, अंतहीन खोज होती है, सबसे ऊपर होने का शीतल एहसास होता है। बूढ़े ने आह भरी। युद्धकला का मार्ग एक व्यक्ति के लिए उत्सव है। बलवान हमेशा अकेले होते हैं। जब आप ये यात्रा शुरू करते हैं तो कई लोग आपके साथ चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप कुछ को खो देते हैं और नए लोगों से मिलते हैं। आप चिलचिलाती धूप में और भयंकर तूफानों के बीच से गुजरेंगे, खून बहते हुए और रोते हुए, तलवारों और आग पर कदम रखते हुए। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि जो भी कभी आपके साथ खड़ा था, वह गायब हो चुका है। कुछ ने साधना छोड़ दी, परिवार बसा लिया और साधारण जीवन चुन लिया। कुछ का समय समाप्त हो गया और वे मर गए, इस मार्ग पर पड़ी हड्डियों के रूप में रह गए। आप जितना आगे बढ़ते हैं, उतना ही अकेले होते जाते हैं। आपके साथ रहने वाले लोगों की संख्या कम होती जाती है। अंत में, या तो आप बाकियों की तरह मर जाते हैं, इस मार्ग पर एक और कंकाल जोड़ते हुए, या आप युद्धकला की दुनिया के शिखर पर पहुंच जाते हैं, और तभी आप वास्तव में समझ पाएंगे कि अजयता कितनी अकेली होती है। अल्पविराम। जू जिमो का समूह आधे दिन से घोड़े पर सवार होकर चल रहा था जब उन्हें आगे लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। बड़े भाई जू, ये तो डाकुओं जैसे लगते हैं, लिटिल गुई ने कहा। दिलचस्प, जू जिमो मुस्कुराई। चलिए जाकर देखते हैं। वे अपने उड़ने वाले रेत के घोड़ों पर सवार होकर घटनास्थल पर पहुंचे और वहां उन्होंने नकाबपोश, काले कपड़े पहने हमलावरों के एक समूह को पहले से ही स्थिति पर नियंत्रण करते हुए पाया। बीच में एक आलीशान रथ था जो चारों ओर से घिरा हुआ था। उसके साथ चल रहे घरेलू रक्षकों में से लगभग सभी मारे जा चुके थे, केवल कुछ ही लोग प्रतिरोध कर रहे थे। ये सिटू कबीले की गाड़ी है। तुम डाकुओं को मौत की चाहत है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि सिटू कबीला बदला लेने आएगा? बूढ़े गार्ड ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। तो क्या हुआ अगर ये सिटू कबीले की गाड़ी है? डाकुओं का सरदार हंसते हुए बोला। भाइयों, हम उनकी गाड़ी लूट लेंगे, रहने के लिए नई जगह ढूंढ लेंगे, और फिर तो आसमान ही हमारी हद है। क्या तुम्हें लगता है कि सिटू कबीले का पूरे पूर्वी महाद्वीप पर राज है? अब तक सभी गार्ड मारे जा चुके थे, केवल स्पिरिट मेरिडियन दायरे के 9वें चरण में एक बूढ़ा व्यक्ति ही किसी तरह जीवित बचा था। अधिकांश डाकू स्पिरिट मेरिडियन दायरे में थे, जबकि उनका सरदार स्वयं मेरिडियन फोजिंग दायरे में आगे बढ़ चुका था। उसने बूढ़े आदमी को मारने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय, चूहे से खेलती बिल्ली की तरह, उसने उपहास करते हुए कहा, गाड़ी के अंदर जो भी है, उसे बाहर लाओ।
मैं देखना चाहता हूँ कि हम सिटू कबीले के किस तरह के व्यक्ति से निपट रहे हैं। मालिक, कोई आ रहा है। एक युवा डाकू ने जूजिमो और उसके साथियों को आते देख चिल्लाकर कहा। डाकुओं का सरदार एक भारी कुल्हाड़ी लिए मुड़ा और अकड़ते हुए उनकी ओर बढ़ा। अरे बच्चों, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, यहाँ से चले जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारा सिर काट दूंगा। हम नहीं जा रहे, जूजिमो ने चिढ़कर जवाब दिया। अगर तुम डाकू बनने वाले हो तो कम से कम कुछ पेशेवर नैतिकता तो बरतो। उन्हें लूट रहे हो, हमें क्यों नहीं? क्या हम लूटे जाने लायक नहीं हैं? डाकुओं का सरदार अचंभित होकर देखता रहा। क्या यह आदमी पागल है? मैंने उसे जाने के लिए कहा था और वह लूटे जाने पर अड़ा हुआ है। अपने हाथ के इशारे से डाकुओं के सरदार ने अपने दल को जूजिमो और उसके समूह को घेरने के लिए भेज दिया। छोटे गोई, ये सब तुम्हारे हैं, जूजिमो ने मुस्कुराते हुए कहा। चिंता मत करो, लिटिल गुई ने आत्मविश्वास से जवाब दिया और अपनी पीठ से एक लोहे की छड़ी निकाली। चापलूसी करने वाले की तरह व्यवहार करने के बावजूद लिटिल गुई वास्तव में ट्रू मार्शल सेक्रेट ग्राउंड का एक सच्चा आंतरिक शिष्य था, जो मेरिडियन फोजिंग दायरे के 5वें चरण में था। डाकुओं के एक समूह से निपटना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने अपनी लोहे की लाठी घुमाई और हर बार से ऐसा लग रहा था जैसे तरबूज को फोड़ा जा रहा हो। सिर फट गए। ये लोग उम्मीद से ज्यादा ताकतवर हैं, सब लोग इसे पकड़ लो। एक डाकू चिल्लाया। लिटिल गुई बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। वह अपने उड़ते हुए रेत के घोड़े से नीचे कूद गया, उसका डंडा बवंडर की तरह घूम रहा था। हर बार में इतनी जबरदस्त ताकत थी कि हवा इतनी दब गई कि उसमें से ध्वनि की गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। कुछ ही क्षणों की झड़प के बाद डाकू दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़े थे। हालात बिगड़ते देख डाकुओं के सरदार ने घोड़े पर सवार होकर भागने की कोशिश की, लेकिन लिटिल गुई की आंखें तेज थीं। उसने अपनी लोहे की छड़ी को भाले की तरह फेंका। वह एक काली लकीर की तरह हवा में चीखता हुआ आया, डाकुओं के सरदार की पीठ में घुस गया और उसे एक विशाल चट्टान से जकड़ दिया। जब लाठी चट्टान में गहराई तक धंस गई, तभी जाकर वह आवाज रुकी। तुम डेमन बरसेरकर स्टाफ टेक्निक का इस्तेमाल करने में काफी माहिर हो गए हो, जूजिमो ने लापरवाही से कहा। मेरी तकनीक अभी ग्रैंड कंप्लीशन स्तर तक ही पहुंची है, पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है, लिटिल गुई ने जवाब दिया। माइनर, मेजर, ग्रैंड कंप्लीशन और एब्सोल्यूट परफेक्शन, ये मेरिडियन टेक्निक्स के 4 महारत स्तर थे। बरसिकर शब्द को ज्यादा शाब्दिक रूप से मत लो, जूजिमो ने सहजता से समझाया। इसका मतलब क्रोध या पागलपन नहीं है, और राक्षस का मतलब यह नहीं है कि आप कोई खून के प्यासे राक्षस बन जाएं। ये तकनीक गति, पूरी ताकत से प्रहार करने और बिना किसी झिझक के आगे बढ़ने के बारे में है। लिटिल गुई को गहरी सोच में डूबा देखकर जूजिमो गाड़ी के पास पहुंचा। पास ही खड़ा बूढ़ा व्यक्ति कृतज्ञतापूर्वक झुक गया। आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, जूजिमो ने शांत भाव से कहा। गाड़ी में जो भी है उसे बाहर आने के लिए कहो। बूढ़ा आदमी हिचकिचाया, लेकिन तभी गाड़ी के अंदर से एक स्पष्ट घंटी जैसी आवाज आई। अंकल फो, कोई बात नहीं, मुझे अपने उद्धारकर्ता से आमने सामने मिलना चाहिए। गाड़ी का पर्दा उठा और 2 महिलाएं धीरे धीरे बाहर निकली। बाईं ओर वाली महिला अपने पहनावे और हाव भाव के आधार पर नौकरानी जैसी लग रही थी। दाईं ओर खड़ी महिला ने हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी, जिसके कॉलर और आस्तीनों पर कमल के फूलों की कढ़ाई की गई थी। उसकी त्वचा गोरी थी, उसकी कॉलरबोन खूबसूरती से दिखाई दे रही थी, और उसके लंबे काले बाल गुलाबी रेशमी रिबन से बंधे हुए उसके कंधों पर लहरा रहे थे। वह ताजगी भरी और आकर्षक लग रही थी, हल्के मेकअप, बड़ी बड़ी बुद्धिमान आंखों, नाजुक नाक और सौम्य अंडाकार चेहरे के साथ। मैं सिटू युनकिंग हूँ, युवा स्वामी, मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद, उसने थोड़ा झुकते हुए धीरे से कहा। वाह वाह, कितना प्यारा चेहरा है, जूजिमो ने तिनके का एक डंठल चबाते हुए घमंडी लहजे में कहा। जब वह बोल रहा था, उसने उसका गाल छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन सिटू युनकिंग ने अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया। जूजिमो ने अपनी तर्जनी उंगली उसकी ठोड़ी के नीचे रखी और उसे ऐसे निहारने लगा जैसे कोई संग्राहक किसी कलाकृति की प्रशंसा कर रहा हो। सिटू युनकिंग डर से पीली पड़ गई, लेकिन फिर भी उसकी निगाहों में घिरी रही और अपने होंठ काटती रही। बड़े भाई जो, अगर आप उसे चाहते हैं तो मैं आपके लिए पहरा दे सकता हूँ, लिटिल गुई ने बगल से मदद करते हुए कहा। मेरी मालकिन को छोड़ दो, नौकरानी ने जूजिमो को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन लिन रूहू ने उसे पकड़ लिया और एक तरफ फेंक दिया। चिंता मत करो, मुझे महिलाओं पर जबरदस्ती करना कभी पसंद नहीं आया, जूजिमो ने हाथ पीछे खींचते हुए मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम मुझे धन्यवाद देना चाहती हो तो सिर्फ कहो मत, कुछ ईमानदारी दिखाओ। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, सितु युनकिंग ने गंभीरता से कहा। लेकिन अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप मेरे साथ इंपीरियल गेट सिटी चल सकते हैं। सितु के घर पहुंचते ही मैं आपका धन्यवाद अवश्य करूंगी। तुम सितु कबीले की युवती हो, किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो, लिटिल गुई ने उपहास उड़ाते हुए कहा। सितु कबीला भले ही उतना महान न हो,
लेकिन इंपीरियल गेट सिटी में वे एक प्रमुख परिवार हैं। तुम्हारे साथ मेरिडियन फोजिंग रियल्म का एक भी रक्षक नहीं है, इसीलिए तो तुम्हें लूटा गया। क्या तुम्हें लगता है कि हम अनजान हैं? मेरी माँ एक छोटे से कस्बे की साधारण महिला थी। मेरे पिता से उनकी मुलाकात महज एक संयोग थी, सितु युनकिंग ने कुछ देर रुककर कहा। मेरी माँ स्वाभिमानी थी। वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी और न ही किसी की नज़र में नीची दिखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुझे अकेले पाला। वह कभी भी सितु परिवार से दोबारा जुड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वह गंभीर रूप से बीमार हैं और मरने से पहले उन्हें मेरी चिंता सता रही है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं अपने पिता को ढूंढूं ताकि मुझे अपनापन महसूस हो सके। ये सुनकर जू जीमो समझ गई। ऐसा प्रतीत होता था कि सितु युनकिंग की माँ एक साधारण महिला थी, जबकि उनके पिता सितु वंश के मुखिया थे। सामाजिक प्रतिष्ठा में यह अंतर बहुत बड़ा था। उसकी माँ ऐसे व्यक्ति के घर में नहीं रहना चाहती थी जो उसका सम्मान न करता हो, इसलिए उसने सितु युनकिंग का पालन पोषण अकेले किया। जिसका मतलब यह था कि सितु कबीले के अधिकांश सदस्यों को शायद ये भी नहीं पता था कि उनके मुखिया की एक नाजायज बेटी भी है। सितु वंश है ना। उसी क्षण जूजीमो को अपने पिछले जीवन की कोई बात याद आ गई। मूल पूर्व समेरेखा में सितु कबीला इंपीरियल गेट सिटी का एक छोटा कबीला मात्र था। उनका प्रभाव स्थानीय क्षेत्र से बहुत कम ही फैला हुआ था, लेकिन बाद में सितु कबीले की एक महिला ने सितु एंटरप्राइज की स्थापना की और पूर्वी महाद्वीप में अपना कारोबार फैलाया। उन्होंने सितु कबीले को एक क्षेत्रीय कबीले से एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। अपने पिछले जीवन में जू जीमो ने सितु युनकिंग नाम की एक असाधारण महिला के बारे में सुना था, लेकिन वह उनसे कभी खुद नहीं मिला था, केवल यूं ही बातचीत में उनका जिक्र सुना था। पीछे मुड़कर देखे तो जू जीमो का पिछला जीवन अपने आप में नाटकीय था। शुरुआत में वह ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड के युवराज थे, एक ऐसी शख्सियत जिसकी हर कोई चापलूसी और प्रशंसा करता था। लेकिन चू यांग द्वारा नीदर ड्रैगन रेवन में धकेल दिए जाने के बाद और उसके पिता के बाल रातों रात सफेद होकर पहाड़ों में गायब हो जाने के बाद सब कुछ बदल गया। संप्रदाय के समर्थन के बिना जू जीमो की उच्च प्रतिष्ठा धराशायी हो गई। जिन लोगों को वह कभी नजरअंदाज करता था, वे अचानक उसकी पहुंच से बाहर हो गए। उस समय वह अपना खुद का सत्ता आधार बनाना चाहता था, लेकिन अकेले सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल था। उन्हें इस बात पर भी सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता थी कि यह बल कैसे कार्य करेगा। अगर यह संगठन पर्दे के पीछे ही रहता, तो इतने सारे लोगों के रोजमर्रा के खर्चों का बोझ हमेशा अकेले उसी पर नहीं पड़ सकता था। जू जीमो ने अपने गुट को सार्वजनिक करने और उसे एक रेस्तरां सहसराय के रूप में चलाने की कल्पना की। इस तरह संगठन अपना खर्च खुद उठा सकता था और ऐसा स्थान खुफिया जानकारी जुटाने के सर्वोत्तम माध्यमों में से एक के रूप में भी काम करेगा। लोग अक्सर खाते पीते समय हाल की प्रमुख घटनाओं के बारे में बातचीत करते थे। उन्हें समूह से अति गोपनीय जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों से समय पर अपडेट प्राप्त करने की आवश्यकता थी। यदि उसके सामने खड़ी सितु युनकिंग वही महिला थी जिसके बारे में उसने अपने पिछले जीवन में सुना था, तो वह इस तरह के ऑपरेशन को संभालने में पूरी तरह सक्षम थी। जू जीमो सोचने लगा कि उसे स्वेच्छा से और पूरे मन से कैसे लुभाया जाए। अल्पविराम। आगे इंपीरियल गेट सिटी है, चलो आज रात वहीं आराम करते हैं, जू जीमो ने सुझाव दिया। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। फिर अचानक जू जीमो गाड़ी पर चढ़ गया और केबिन में प्रवेश कर गया। उसके आसपास मौजूद सभी लोग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। लिटिल गुई ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सितु युनकिंग से कहा, तुम क्या घूर रही हो? अंदर जाओ और हमारे बड़े भाई का साथ दो। सितु युनकिंग ने बाकी लोगों पर एक नजर डाली, फिर चुपचाप गाड़ी में प्रवेश कर गई। उसकी नौकरानी ने आपत्ति जताने की कोशिश की, लेकिन लिन रोहू की तीखी नजर पड़ते ही वह तुरंत पीछे हट गई। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। अंदर हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। जू जीमो ने अपना सिर सितु युनकिंग की गोद में रखा और झपकी लेने के लिए आंखें बंद कर ली। दूर क्षितिज पर इंपीरियल गेट सिटी एक विशालकाय इस्पात के दानव की तरह दिखाई दे रही थी, जो चुपचाप धरती पर लेटा हुआ था। सितु युनकिंग चुपचाप सो रहे जू जीमो को निहार रही थी। उसकी लंबी पलकें बीच बीच में फड़फड़ा रही थी। जू जीमो उन लोगों में से नहीं थी जिनकी भौहें नुकीली हों और आंखें इतनी आकर्षक हों कि पहली नजर में ही दिल धड़कने लगे। लेकिन जितना ज्यादा उसे देखते, वो उतना ही आकर्षक लगता। जब वो मुस्कुराता, तो उसकी मुस्कान में एक शरारती आकर्षण झलकता, मानो वो एक प्यारा सा बिगड़ल लड़का हो। सितु युनकिंग ने धीरे से अपने होंठ काटे, फिर अपनी उंगली से उसके गाल को गुदगुदाया। न जाने क्यों, वह अचानक खुद ही मुस्कुरा उठी। क्या आप मेरे साथ और अधिक गहनता से बात करना चाहते हैं? जू जीमो ने अचानक अपनी आंखें खोली और लापरवाही से पूछा। सितु युनकिंग चौंक गई। उसका चेहरा लाल हो गया और वह बिना कुछ बोले नीचे देखने लगी। तुम उस सितु कबीले में वापस मत जाओ, जू जीमो ने लापरवाही से कहा। मुझे बस एक नौकरानी की जरूरत है जो बिस्तर गर्म कर सके।
मेरे बारे में इतना अच्छा सोचने के लिए धन्यवाद, युवा स्वामी, लेकिन मैं इतनी भाग्यशाली नहीं हूँ, सितु युनकिंग ने खुद को संभाला और शांत भाव से जवाब दिया। मुझे इतनी जल्दी मना करने की जरूरत नहीं है, जू जिमो हंसते हुए बोली। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सितु कबीला तुम्हारा स्वागत करेगा? इसका क्या मतलब है? सितु युनकिंग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। क्या आपको सच में लगता है कि वह डकैती महज एक संयोग थी? जू जिमो ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ पूछा। सितु युनकिंग के चेहरे के भाव बदल गए। वह समझदार थी और उसने तुरंत सबसे खराब स्थिति के बारे में सोच लिया। प्रमुख परिवारों में सत्ता संघर्ष हमेशा क्रूर होते थे। यदि सितु वंश उसे नाजायज बेटी के रूप में स्वीकार कर लेता, तो वह कानूनी रूप से वंश की संपत्ति में हिस्सेदारी की हकदार हो जाती। वह भविष्य में कबीले के मुखिया पद की दावेदार भी बन सकती है। कोई भी नहीं चाहता कि कोई नया प्रतियोगी अचानक कहीं से प्रकट हो जाए, इसलिए सितु कबीले के कई लोग शायद उसकी वापसी से खुश नहीं होंगे। अल्पविराम। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो चलिए एक शर्त लगाते हैं, जू जिमो ने मुस्कुराते हुए कहा। हम किस बात पर दांव लगा रहे हैं? सितु युनकिंग ने उत्सुकता से पूछा। जब हम इंपीरियल गेट सिटी में प्रवेश करेंगे, तो कोई न कोई हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेगा, जू जिमो ने कहा। क्योंकि मैंने उनकी योजनाएं बिगाड़ दी हैं। दरअसल, शायद अभी हम पर नजर रखी जा रही है। मैं शर्त नहीं लगा रही, सितु युनकिंग ने सिर हिलाया। वह पहले ही उसकी बात से सहमत हो चुकी थी। ओबाओ, जू जिमो ने जम्हाई ली, अंगड़ाई ली और फिर अपना सिर उसकी गोद में और गहराई से टिकाकर वापस सो गया। जैसे जैसे वे शहर के करीब पहुंचते गए, सड़कों पर और अधिक लोग दिखाई देने लगे। गाड़ी धीरे धीरे शहर के द्वारों से होकर गुजरी। नीले ग्रेनाइट से बनी केंद्रीय सड़क चहल पहल से भरी हुई थी। पैदल यात्री लगातार आ जा रहे थे। सड़क किनारे विक्रेता गर्मागर्म खाने के स्टॉल पर चिल्ला रहे थे और हवा में स्वादिष्ट स्नैक्स की खुशबू फैली हुई थी। मेरे पिताजी ने मुझे लेने के लिए किसी को भेजा है। मुझे जाना चाहिए, सितु युनकिंग ने धीरे से कहा, जिससे जू जिमो जाग गया। गाड़ी के आगे हरे चमड़े के कवच पहने सैनिकों का एक समूह खड़ा था। उनका नेता एक लाल चेहरे वाला बुजुर्ग व्यक्ति था। सुश्री युनकिंग, मेरा नाम तियान है। मैं स्वामी जी का अंगरक्षक हूँ। उन्होंने मुझे आपको लेने भेजा है, बूढ़े व्यक्ति ने विनम्रता से कहा। धन्यवाद, अंकल तियान, सितु युनकिंग ने सिर हिलाया। जब जू जिमो गाड़ी से नीचे उतरी, तो तियान ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़कर पूछा, क्या यह मिस युनकिंग की दोस्त हैं? मुझे कुछ मत कहो, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा हूँ। जू जिमो ने उसे हाथ हिलाकर विदा किया और लिन रोहू और लिटिल गुई से कहा, चलो कोई सराय ढूंढते हैं। सितु युनकिंग मूल रूप से जू जिमो को सितु निवास पर रहने के लिए आमंत्रित करना चाहती थी, लेकिन विचार करने के बाद उसने अपना इरादा बदल दिया। आखिरकार, उसे यह भी नहीं पता था कि वहां उसका किस तरह का स्वागत होगा। रिवर फ्रंट रेस्टोरेंट, जू जिमो ने बोर्ड को देखते हुए कहा। ये ठीक रहेगा। वे तीनों अंदर चले गए। लिटिल गुई ने एक चांदी का थैला मेज पर जोर से पटका और चिल्लाकर कहा, सराय मालिक, क्या कोई कमरा खाली है? टोपी और घुमावदार मूंछों वाले सराय मालिक मुस्कुराते हुए तुरंत पास आए। काफी कमरे हैं। आप सज्जन किस तरह का कमरा पसंद करेंगे? मुझे सड़क की ओर मुख वाले 3 कमरे चाहिए, जिनमें उत्तर से दक्षिण की ओर हवा का आवागमन हो और सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य दिखाई दे। लिटिल गुई ने 3 उंगलियां उठाते हुए कहा। जरूर, और क्या आप अपने कमरों में भोजन करेंगे या नीचे? सराय के मालिक ने विनम्रता से पूछा। हम नीचे खाना खाएंगे, जू जिमो ने रहस्यमय ढंग से कहा। अगर लड़ाई शुरू हो जाए, तो खून साफ करना आसान होगा। सराय का मालिक असमंजस में दिख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और खाना बनाने चला गया। जैसे ही तीनों लोग बैठ गए और एक बर्तन भर शराब पीने लगे, अचानक भीड़ में से 3 आदमी बाहर आ गए। सराय में प्रवेश करने वाले तीनों व्यक्ति एक नेता और उसके 2 अधीनस्थ प्रतीत हो रहे थे। बीच में खड़ा व्यक्ति लंबा और हट्टा कट्टा था, जिसके चेहरे पर एक स्पष्ट निशान था। उससे एक प्रबल हत्यारा आभा निकल रही थी, एक ऐसा व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से हत्या करने का आदी था। उस समय जू जिमो और उनके साथी शांति से खाना खा रहे थे। तभी एक दागदार आदमी सीधे उनकी मेज पर आया, उनके खाने में से चिकन का एक टुकड़ा उठाया और बिना कुछ कहे खाने लगा। तुम कौन हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि यह हमारा खाना है? लिटिल गुई खड़ी हो गई और गुस्से से चिल्लाई। उस दागदार आदमी ने उसे तिरछी नजरों से देखा। उसके दाहिने हाथ में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह हुआ और उसने अपना हाथ अपने सामने मेज पर जोर से पटका। मेज पल भर में चकनाचूर हो गई और सारा खाना जमीन पर बिखर गया। यह आदमी कौन है, इतना घमंडी? पास में बैठे एक ग्राहक ने हैरानी से पूछा। ये व्हाइट क्रेन मर्सनरी ग्रुप का कप्तान शियाओ बाह्य है। वह एक खतरनाक आदमी है, कुछ मत बोलना, उसके बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए चेतावनी दी। तुम्हें किसने भेजा? जू जिमो ने बिना किसी गुस्से के मुस्कुराते हुए पूछा। शाओ बाह्य हिचकिचाया, उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए, लेकिन उसने रूखेपन से जवाब दिया, मुझे किसने भेजा? किसी ने नहीं, मुझे बस तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं है।
जू जीमो मुस्कुराया, नैपकिन से अपना मुंह पोंछा और फिर एक तेज धार निकली। पलक झपकते ही शियाओ बाहे के पैर घुटनों से साफ सुथरे तरीके से कट गए। उसे प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। गति इतनी तेज थी कि उससे पहले तो कोई दर्द महसूस ही नहीं हुआ। जब उसके पैर जमीन पर लगे और उसका शरीर धंस गया, तभी असहनीय दर्द उसकी नसों तक पहुंचा। उसने अपने ठूंठों को देखा और दर्द से चीख उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और माथे से पसीना बह रहा था। अल्पविराम, तुम्हें किसने भेजा? जू जीमो ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा। मुझे नहीं पता, ज़ियाओ बाहे ने हठपूर्वक दांत पीसते हुए कहा। एक तेज धारदार ब्लेड ने उसकी गर्दन पर वार किया। खून पूरे 1 मीटर तक फैल गया। अपने अंतिम क्षणों में ज़ियाओ बाहे की आंखों में अविश्वास झलक रहा था। उसके दोनों अधीनस्थ कर्मचारी पूरी तरह से भयभीत होकर जम गए थे। जब जू जीमो ने अपनी नजर उनकी ओर घुमाई, तो दोनों आदमी कांप उठे और अचानक डर के मारे घुटनों के बल गिर पड़े और प्रणाम करने लगे। तुम्हें किसने भेजा? जू जीमो ने एक बार फिर पूछा। ये सिटू कबीले के लोग थे। उनके करीबी लोगों में से कोई, मुख्य प्रबंधक, हमारे कप्तान के पास आया था। उनमें से एक आदमी हकलाते हुए बोला। क्या आप सिटू के निवास पर मेरे साथ गवाही देने को तैयार होंगे? जू जीमो ने पूछा। मैं? वह आदमी हिचकिचाया। तलवार की एक चमक के साथ उसका सिर फर्श पर जा गिरा। मौत के बावजूद उसकी आंखें अभी भी चौड़ी खुली हुई थीं। जू जीमो ने बचे हुए आखिरी आदमी की ओर मुड़कर पूछा, क्या आप गवाही देने को तैयार होंगे? वह आदमी अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहा था, फिर बेतहाशा गिड़गिड़ाने लगा। उसका माथा फट गया और खून बहने लगा। कृपया महोदय, मुझे बख्श दीजिए। अगर मैंने गवाही दी तो मेरे पूरे परिवार को मार डाला जाएगा। मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने उसे नहीं भुनाया। जू जीमो ने अपना सिर हिलाया और एक और प्रहार के साथ सिर गेंद की तरह फर्श पर लुढ़क गया। उसने जम्हाई ली, फिर से अपना सिर हिलाया और खुद से बुदबुदाया, उबाऊ। अल्पविराम, ये कुछ ज्यादा ही हो गया मेरे दोस्त, एक आवाज आई। सफेद कपड़े पहने एक युवक, हाथ में पंखा लिए, आगे बढ़ा और आह भरी। तुम्हारा क्या मतलब है? जू जीमो ने दिलचस्पी से उसकी ओर देखते हुए पूछा। मैं अपना परिचय देता हूँ, मेरा नाम झेंग गुआन काय है, युवक ने अपना पंखा बड़े ही सलीके से खोलते हुए कहा। आप साधारण व्यक्ति नहीं लगते। अगर आपने उनमें से एक को भी जिंदा रखा होता, कम से कम एक को भी, तो आप सिटू के घर में न्याय पाने के लिए उन्हें गवाह के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन अब जब आपने तीनों को मार डाला है, तो आपके पास कोई सबूत नहीं है। क्या ये व्यर्थ नहीं है? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? जू जीमो ने सीधे सीधे पूछा। ओह, झेंग गुआन काय शर्म से जम गया और चुपचाप एक तरफ हट गया। जू जीमो ने लिटिल गुई की ओर एक नजर डाली और कहा, लिटिल गुई, अपना प्रदर्शन शुरू करो। लिटिल गुई ने सिर हिलाया और बिना किसी चेतावनी के अपनी लोहे की छड़ी उठाए और उसे जूजीमो पर घुमा दिया। जूजीमो ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और दहाड़ते हुए कहा, बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? ये सिटू कबीले का मुख्य प्रबंधक था। मैं गवाही देने को तैयार हूँ। लिटिल गुई चिल्लाया। अच्छा, चलो सिटू कबीले से इस मामले को सुलझाते हैं, जूजीमो ने लिटिल गुई का कॉलर पकड़ते हुए कहा। लिन रोहू भी उनके पीछे पीछे रेस्टोरेंट से बाहर निकल पड़ी। झेंग गुआन काय एक तरफ खड़ा होकर अचंभित रह गया। धिक्कार है, ये भी एक तरीका है। अल्पविराम, अपने बेड़े को दूर से ही आत्मविश्वास के साथ प्रबंधित करें। महिलाएं बड़े उम्र के पुरुषों को क्यों पसंद करती हैं, यह एक आम बात होने वाली है। दुनिया का सबसे बड़ा सांप, आपके दस्तावेज छूट जाएंगे। जैसे ही वे हलचल भरी सड़कों पर चल रहे थे, लिन रोहू ने उत्सुकता से पूछा, भाई सीमो, सिटू कबीला हमें क्यों निशाना बना रहा है? क्योंकि हमने सिटू युनकिंग को बचाया और किसी की योजना को बिगाड़ दिया, जू जीमो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लिन रोहू ने धीरे से सिर हिलाया, उसे यकीन नहीं था कि वह पूरी तरह समझ पाया है। तो क्या आपको लगता है कि सिटू कबीला यह मान लेगा कि लिटिल गुई सचमुच व्हाइट क्रेन मर्सिनरीज से है? तुम्हें अब भी समझ नहीं आया, जूजीमो ने कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सचमुच व्हाइट क्रेन से है या नहीं। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इस पर विश्वास करते हैं या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी मुठ्ठियां पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। लिन रोहू ने पलकें झपकाईं। मुठ्ठियां? ओह, मुझे लगता है कि मैं समझ गई। अगर आपकी मुठ्ठियां काफी बड़ी हों, तो आप काले को सफेद और सफेद को काले में बदल सकते हैं। अल्पविराम, इसी बीच सिटू परिवार की जागीर में माहौल तनावपूर्ण था। सिटू युनकिंग की वापसी के बाद से पूरा परिवार चिंतित था, मानो भविष्य में किसी संकट की आशंका हो। परिवार के बैठक कक्ष के अंदर का माहौल गंभीर था। बड़े बुजुर्ग ने परिवार के मुखिया सितु युनटियन की ओर देखते हुए कहा, कुलपति, हम सभी युनकिंग के वापस आने से खुश हैं, लेकिन उसे तुरंत पारिवारिक अभिलेखों में दर्ज करवाना और औपचारिक रूप से स्वीकार करवाना, क्या आपको नहीं लगता कि यह कुछ ज्यादा ही हो रहा है? वह इस घर में पली बड़ी नहीं है। क्या हमें धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ना चाहिए?
दूसरे और तीसरे बुजुर्ग ने स्पष्ट रूप से अपने रुख में समन्वय स्थापित करते हुए कहा, मैं सहमत हूँ। क्या आप सभी को मेरे फैसले पर आपत्ति है? सितु युंटियन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हम सितु कुल के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, बड़े बुजुर्ग ने दृढ़ता से कहा। पूरे परिवार में अफवाहें फैल रही हैं। मुखिया जी, आपको व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। जब वे बात कर रहे थे, तभी एक नौकर घबराकर हॉल में घुस आया। कुलपति, बुजुर्गों, 3 आदमी न्याय की मांग करते हुए द्वार पर आ गए हैं। उन्होंने कई गश्ती दल के गार्डों को घायल कर दिया है। यहाँ तक कि कैप्टन लू ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की और एक ही वार में मारे गए। सितु युंटियन का चेहरा गंभीर हो गया। कैप्टन लू परिवार की सुरक्षा के प्रभारी थे और जागीर के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक थे, जो कुलपति और बुजुर्गों के बाद दूसरे स्थान पर थे। नौकर ने आगे कहा, घुसपैठियों का दावा है कि वे सच्चे मार्शल पवित्र भूमि के शिष्य हैं और उनका कहना है कि हमारे परिवार के किसी सदस्य ने उनकी हत्या करवाने की कोशिश की थी। वास्तविक मार्शल पवित्र भूमि। सितु युंटियन को तुरंत स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। वह संप्रदाय एक विशाल शक्ति थी, पूरे पश्चिमी क्षेत्र पर छाए एक पर्वत की तरह। हमने उस संप्रदाय के किसी भी अनुयायी से कभी टकराव नहीं किया है ना? उसने घबराते हुए कहा। चलो देखते हैं क्या हो रहा है, सितु युंटियन ने फ्राउनिंग हुए कहा। वह तीनों बुजुर्गों को मुख्य द्वार तक ले गया, जहां उन्होंने कई गश्ती दल के पहरेदारों को खून के तालाब में पड़ा देखा। पास ही कप्तान लू का शव पड़ा था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे तलवार के एक ही वार से मार डाला गया था। उसकी गर्दन पर एक पतला, साफ घाव था। मुझे नहीं पता कि पवित्र भूमि के व्यापारिक अभिजात वर्ग का मेरे सितु कबीले से क्या संबंध है। सितु युंटियन ने जू जीमो की ओर मुड़ते हुए पूछा। और तुम कौन हो? जू जीमो ने लापरवाही से जवाब दिया। मैं सितु कबीले का मुखिया सितु युंटियन हूँ, उन्होंने अपना परिचय दिया। बिल्कुल सही समय पर आए हैं, जू जीमो ने कहा। मैं अभी यही पूछने वाला था, क्या हमने आपके सितु कबीले को किसी तरह नाराज किया है? आपने हमें मारने के लिए किसी को क्यों भेजा? इसका क्या मतलब है? सितु युंटियन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मैं गवाही दे सकता हूँ। लिटिल गुई अचानक बीच में कूद पड़ा। मैं इंपीरियल गेट सिटी में स्थित व्हाइट क्रेन मर्सेनरी ग्रुप से हूँ। आज सुबह आपके सितु कबीले के भीतरी दरबार के मुख्य प्रबंधक ने हमारे कप्तान से संपर्क किया और उनसे कुछ लोगों को मारने के लिए कहा। वह अतिरंजित ढंग से रोने और सिसकने लगा। उसका अभिनय इससे अधिक अतिरंजित नहीं हो सकता था। और आप कौन हैं? सितु युंटियन ने लिटिल गुई की ओर मुड़ते हुए पूछा। मैं कप्तान शियाओ बाह्य के अधीन सबसे नया रंगरूट हूँ, लिटिल गुई ने जवाब दिया। हमें जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, सितु युंटियन ने कुछ देर रुककर कहा। उन्होंने एक नौकर की ओर मुड़कर आदेश दिया, मेरे लिए हाई दाफो को बुला लाओ। नौकर झट से चला गया। थोड़ी देर बाद एक मोटा आदमी लड़खड़ाता हुआ दिखाई दिया। कुछ ही कदम चलने के बाद वह जोर जोर से सांस ले रहा था। यही वह है, लिटिल गुई ने उस आदमी की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा। सितु युंटियन की भौहें तन गईं। हाई दाफो ने पास आकर आदरपूर्वक पूछा, कुलपति जी, क्या आपको मुझसे कुछ काम था? तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या किया है, सितु युंटियन ने तीखे स्वर में कहा। मैं कसम खाता हूँ, कुलपति जी, हाई दाफो हकलाते हुए बोला। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने पवित्र भूमि के कई कुलीन शिष्यों की हत्या करने के लिए किसी को भेजा था? सितु युंटियन ने जोर देकर पूछा। कुलपति, आपको मेरी बात माननी ही होगी। 100 जिंदगियां भी होती तो भी मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। हाई दाफू डर के मारे घुटनों पर गिर पड़ा और रोने लगा। उसकी इस हरकत ने लिटिल गुई के प्रदर्शन को भी फीका कर दिया। सज्जनों, क्या ये सब गलतफहमी हो सकती है? सितु युंटियन ने जू जिमो की ओर मुड़ते हुए पूछा। साथ ही, क्या मैं आपसे पवित्र भूमि से प्राप्त पहचान चिन्ह दिखाने का अनुरोध कर सकती हूँ? मेरा आपसे पूछताछ करने का कोई इरादा नहीं है, ये केवल एहतियात के तौर पर है। मेरे पास एक है। लिटिल गुई आगे बढ़ा और उसने अपना आंतरिक शिष्य का प्रतीक चिन्ह सितु युंटियन के सामने रख दिया। तुम मजाक कर रहे हो क्या? सितु युंटियन ने धीरे से बुदबुदाया, जैसे उसे धोखा दिया गया हो। क्या तुमने अभी अभी खुद को व्हाइट क्रेन मर्सिनरीज का सदस्य नहीं बताया था? अचानक तुम पवित्र भूमि के आंतरिक शिष्य कैसे बन गए? इस तरह की आधी सच्चाई आधा झूठ वाली स्थिति ने सितु युंटियन को मुश्किल में डाल दिया। अगर लिटिल गुई सचमुच एक शिष्य था, भले ही सिर्फ एक छोटा मोटा काम करने वाला ही क्यों न हो, तो फिर उसकी सेवा करने वाले जूजीमो की पृष्ठभूमि वास्तव में कैसी थी? क्या सच में तुमने ये नहीं किया? जूजीमो आगे बढ़ी। या फिर इसके पीछे तुम नहीं हो, कोई और था जो पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहा था? मुझे सच में नहीं पता, हाई दाफू ने घबरा कर कहा और तीनों बुजुर्गों की ओर एक भयभीत नजर डाली। इसे तुरंत नकारने की जरूरत नहीं है, जूजिमो ने शांत भाव से कहा। ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड में हमारे पास आत्मा खोज नामक एक विधि है, जिससे हम किसी व्यक्ति की पिछले महीने की सभी यादें निकाल सकते हैं। लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है।
पीड़ित की मृत्यु हो सकती है या वह मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है। हाय दाफो के चेहरे के भाव में अचानक बड़ा बदलाव आया। वह हिचकिचाया। सितु युनटियन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने देखा कि तीनों बुजुर्ग भी स्पष्ट रूप से तनाव में थे। हाय दाफो, अभी भी कबूल नहीं कर रहे। सितु युनटियन दहाड़ा। उसकी हथेली से आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी और उसके 3 नाड़ी द्वार खुल गए। ट्रू मेरिडियन रियल्म के एक चरम विशेषज्ञ की आभा फूट पड़ी। उसने पूरी ताकत से हाय दाफो के कंधे पर प्रहार किया। हाय दाफो का शरीर फट गया और उसके सातों छिद्रों से खून बहने लगा। निश्चिंत रहें, युवा अभिजात वर्ग। हमारा सिटू कबीला कभी किसी अपराधी को पनाह नहीं देगा, सिटू युनटियन ने दृढ़ता से कहा। हाय दाफो इसमें शामिल था या नहीं, हमें आपको जवाब देना ही था। जी हाँ, बिल्कुल, बुजुर्गों ने राहत की सांस लेते हुए तुरंत सहमति जताई। कितनी अफसोस की बात है, जू जिमो ने ऊपर देखते हुए कहा। शायद और भी सुराग थे, जो अब गायब हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन कोई बात नहीं, कल तो हमेशा होता ही है। हमारे साधारण सिटू कुल में इतने सम्मानित शिष्यों का आना दुर्लभ है। यदि आपको कोई आपत्ति न हो, तो मुझे भोज की मेजबानी करने में खुशी होगी, सिटू युनटियन ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ प्रस्ताव रखा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जू जिमो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसके पीछे मुख्य हॉल में चली गई। जू जिमो ने एक बात गौर की, लोगों को भोजन के दौरान एक दूसरे से जुड़ना बहुत पसंद था। लेकिन सिटू कबीले ने उन्हें कुछ सुझाव दिए। शायद वे सत्ता का आधार बनाने की अपनी समय सीमा को आगे बढ़ा सकते थे। सिटू कबीले पर नियंत्रण हासिल करना और इसे एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करना बुरा अवसर नहीं है। भोजन के दौरान जूजिमो ने कुछ कप शराब पी और अनायास ही पूछा, कुलपति सितु, आपका परिवार काफी समय से इंपीरियल गेट सिटी तक ही सीमित है। क्या आपने कभी इससे बाहर विस्तार करने पर विचार किया है? सितु युनटियन रुक गया। वह समझ गया था कि जूजिमो का क्या मतलब था। फिलहाल सितु वंश विस्तार करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था, लेकिन जूजिमो के समर्थन से शायद यह संभव हो सके। लेकिन वह इस बात को भी जानता था कि इसके क्या परिणाम होंगे। अगर वे जूजिमो के साथ साझेदारी करते हैं, तो सिटू कबीला अब स्वतंत्र नहीं रहेगा, वे जूजिमो के गुट का हिस्सा बन जाएंगे। उनकी ताकत तो बढ़ सकती है, लेकिन वे अपनी स्वायत्तता खो देंगे। आखिरकार सच्चे सहयोग के लिए दोनों पक्षों के पास तुलनीय शक्ति होनी आवश्यक है, और सिटू कबीला स्पष्ट रूप से उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया। आप मजाक कर रहे हैं, युवा स्वामी जू, सितु युनटियन ने हंसते हुए जवाब दिया। हम सितु लोग बस शांति से जीना चाहते हैं, हमारी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। ठीक है, जूजिमो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। धीमी और स्थिर वृद्धि भी ठोस हो सकती है। अल्पविराम। रात के खाने के बाद जूजिमो ने सिटू एस्टेट में ठहरने के प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया और लिन रूहो और लिटिल गुई के साथ वहां से चले गए। फिलहाल उसने सिटू युनकिंग से दोबारा मुलाकात नहीं की। वह अपनी सत्ता स्थापित करने की उसकी योजनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रिवरफ्रंट रेस्टोरेंट में वापस आकर जूजिमो खिड़की पर खड़ी होकर दूर क्षितिज में धीरे धीरे डूबते सूरज को देख रही थी। उसने अपने दाहिने हाथ से खिड़की की चौखट पर 3 बार थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, डार्क 13, बाहर आ जाओ।